बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से 12 तक के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही क्लास 10 की फिजिक्स और बायोलॉजी भी कवर कर रहे हैं। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ऑलराइट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं ये समझने के लिए मैं आपके सामने ये बर्निंग कैंडल लेकर आती हूँ। बच्चों, हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये समझने का कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। पहली बात तो आप ये समझिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, अभी जैसे मेरे पास मोमबत्ती है तो मोमबत्ती का कलर क्या है, ओके, क्या ये रिजिड है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑलराइट, किस पर्टिकुलर बेसिस पे हम ये देखेंगे कि ये हार्ड है या नहीं है। तो वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि क्या इस मोमबत्ती को जलाने से कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, कोई नया कंपाउंड बनेगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अच्छा ठीक है, अब हम इस मोमबत्ती को दोबारा से देखते हैं। देखिए बच्चों, जब ये मोमबत्ती जलती है ना तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस कैसे? अगर मैं इस मोमबत्ती को ड्रिप करूं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इसमें से वैक्स गिर रहा है, तो अगर मैं इसको कंटेनर में डाल दूं, इस सारे वैक्स को बूंद बूंद करके जो गिर रहा है अगर एक कंटेनर में डाल दिया जाए तो उस वैक्स का जो कंपोजिशन है, जो पूरा का पूरा कंपोनेंट जिनसे मिलकर वो बना है वैक्स, पैराफिन वैक्स, ओके, वो चेंज नहीं होगा। ओके, सिर्फ उसका शेप बदल जाएगा। अभी कैंडल के फॉर्म में है, स्टिक के फॉर्म में है, वो पूरा का पूरा एक सॉलिड लंप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो केमिकल चेंज पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वैक्स किस किस चीज से बना होता है। जो आपका कैंडल वैक्स है ना बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है। हाइड्रोकार्बन, अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था, याद है आप लोगों को, जहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमने पेट्रोल, केरोसिन, ये बहुत सारी चीजें निकाली थी ना, उसमें एक कंपोनेंट वैक्स भी निकला था, पैराफिन वैक्स। तो क्योंकि पेट्रोलियम में खुद में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसीलिए उससे निकलने वाले वैक्स में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। ओके, इसका मतलब मोमबत्ती में कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है। तो जब ये मोमबत्ती जलती है, ओके, तो हीट, लाइट तो प्रोड्यूस करती ही करती है। उसके साथ साथ क्योंकि ये वैक्स में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अच्छी है, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? इसका मतलब मोमबत्ती के जलने से एक नया प्रोडक्ट बना। दूसरी बात, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर वाटर वेपर बनाएगा, भाप बनाएगा। ये वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ओके, इसके अलावा एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में भी, कार्बन सूट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये एक सिंपल प्लेट है, शाइन कर रही है। अब हम इस मोमबत्ती से इसको एक्सपोज करते हैं आप ही के सामने। ओके, अभी देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या होता है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मोमबत्ती को जला के रख देते हैं, खासतौर से किसी स्लैब के नीचे, तो जो स्लैब होती है ना वो पूरी की पूरी ब्लैक कलर की हो जाती है। ओके, तो क्योंकि इस वैक्स में कार्बन की मात्रा अच्छी खासी है, तो ये कार्बन जब किसी भी मटेरियल से या स्लैब से टकराता है ना, तो ये देखिए, ये जो प्लेट है ये ब्लैक कलर की हो गई ना। और अगर इस ब्लैकिश पोर्शन को मैं थोड़ा सा उंगली पे लेती हूँ तो ये देखिए, ये रफ है। ओके, तो क्या होता है कि कार्बन जो है वो फ्लेक्स के फॉर्म में भी कई बार इकट्ठा हो जाता है, और उन्हीं फ्लेक्स को, कार्बन के फ्लेक्स को हम बोलते हैं कार्बन सूट। तो इस मोमबत्ती के जलने में अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज, तो आप बोलोगे दोनों चेंजेस हो रहे हैं। फिजिकल चेंज हो रहा है क्योंकि मोम पिघल रही है, पिघलकर दूसरा शेप ले रही है। केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि ये लाइट तो दे रही है, हीट भी दे रही है, उसके साथ साथ क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर वेपर और कार्बन सूट, ये 3 चीजें तो हमारी इससे बनती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। अच्छा, एक और चीज आप समझिए, जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपोनेंट का जो स्टेट है अगर वो डिफरेंट हो जाए तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग हो जाएगा। इस चीज को मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर मैं पानी की बात करूँ, वाटर, ठीक, तो वाटर को आप H2O करके जानते हैं ना, केमिस्ट्री में वाटर का मतलब H2O। ओके, अब आपने क्या किया, जब आपने टैप से पानी निकाला तो वो पानी क्या कहलाया जाएगा, H2O। लेकिन जब आप टैप से पानी लेते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके बच्चों, अच्छा, अब अगर इस लिक्विड फॉर्म को आप पानी को पैन में रख दो और गैस जला के उसको गर्म करने लग जाओ तो वो क्या होगा, उबलेगा पानी, और पानी उबलने के बाद स्टीम बनने लगेगी। ओके, स्टीम क्या है, गैस है, ठीक। अच्छा, एक और ग्लास पानी ले लेते हैं। ओके, और उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजर में जो ट्रे होती है ना आइस क्यूब्स बनाने के लिए, उस ट्रे में उस पानी को डाल देते हैं। तो वो जो पानी था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस क्यूब्स में। और आइस क्यूब्स क्या है बच्चों, सॉलिड है। तो अगर आप इनके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ तो फिजिकल स्टेट सॉलिड है भाई, यहाँ गैस है और ये लिक्विड है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, क्या वो सेम होंगी, तो देखो बच्चों, वाटर के फॉर्म, लिक्विड के फॉर्म में हो, स्टीम के फॉर्म में हो, या फिर आइस क्यूब्स के फॉर्म में हो, केमिकली तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही है। समझ में आ गया? तो केमिकली तो वो सेम है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी डिफरेंट हो सकती है भाई। हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में कि ये जो आपका सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। लिक्विड के केस में थोड़े दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्टीम के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वहां स्टीम बनता है, इसके मॉलिक्यूल्स और दूर होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहेगा। क्लियर? तो केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगी। ओके, अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज ही सेम होती हैं तो ऐसा नहीं होता बच्चों। कैसे? देखिए, माना कि अगर आप एक गिलास पानी लेते हो तो वो भी बह जाएगा, और अगर आप ऑयल लेते हो तो वो भी बह जाएगा, लेकिन इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग हैं। कैसे? अगर आप आग जलाते हैं और ऑयल डाल देते हैं या घी डाल देते हैं तो फ्लेमेबल हो जाएगी, ऑयल जलने लग जाएगा, उसकी वजह से आग जो है ज्यादा हो जाएगी। घी से भी आग ज्यादा हो जाती है। क्लियर बच्चों? जबकि अगर आप आग पर पानी डाल देते हो तो आग बुझ जाती है। तो ये इनके केमिकल कॉम्पोजिशंस की वजह से होता है क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस और फिजिकल और केमिकल स्टेट अच्छे से क्लियर होगा। डाउट है तो हमेशा ही आप को मैंने बोल रखा है, आप कमेंट बॉक्स में कभी भी अपने डाउट्स पूछिए। ऑलराइट, अब हम चैप्टर में आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल जो हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो, एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले हमारे पास जो सब्सटेंस है ना, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जो हमारे पास है उसको हम या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स करके पढ़ते हैं बच्चों। ऑलराइट, अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है वो समझने के लिए पहले हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। ओके, रॉबर्ट बॉयल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, और लेवोसियर, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बोला कि भाई एलिमेंट एक ऐसा पार्टिकल है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जो टूट नहीं सकता। क्लियर? वो किसी से कंबाइन तो कर सकता है लेकिन वो बहुत स्मॉल होता है और वो टूट नहीं सकता। ओके, तो वो एलिमेंट कहलाया जाता है। और इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं की वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बनती हैं। ओके, ये अभी आपको सुनने में थियोरेटिकली डिफरेंट लग रहा होगा और डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। हम इसको यहाँ पर समझेंगे फिर आपको इजी होगा। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी।
अच्छा, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं बच्चों, तो एलिमेंट्स में एक तो मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ऑलराइट, और हो गए हमारे मेटेलॉइड्स। ओके, अब इन तीनों का फर्क समझने के लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ मेटल्स क्या होते हैं। ये ग्लास देख रहे हो आप लोग, ये चम्मच देख रहे हो आप लोग, ओके, ये पहचान तो गए होंगे, सिंपल सा तार है, वो प्लास्टिक कोटिंग होती है ना, वल्कनाइज्ड रबर की या प्लास्टिक कोटिंग होती है, उसमें ये कॉपर के वायर्स हैं अलग अलग। ओके, ये सारे क्या है, ये मेटल्स हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली बात तो देखो, इसमें शाइन है, मेटल में शाइन होती है। ओके, दूसरी बात, वॉइस कर रहा है ना, इसका मतलब मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं इसको हटा देती हूँ बच्चों। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला मेटल्स, तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली बात, इसमें शाइन होती है, मतलब कि लस्ट्रस होता है। ऑलराइट, लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब जिसमें शाइन होती है। दूसरी बात, सोनरस, सोनरस का मतलब जो आवाज करता है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी, डक्टाइल। ऑलराइट, डक्टाइल मैं लिख देती हूं पहले, फिर समझाती हूं आपको। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब कि जो मेटल है ना, उस मेटल को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये कितने सारे तार हैं इस प्लास्टिक के अंदर, कितने सारे तार हैं, ये सारे कॉपर के हैं बच्चों। हाँ, तो देखो ये जितने भी तार है ना, इसका मतलब कि ये डक्टिलिटी दिखाते हैं। डक्टिलिटी मतलब the metals have the property of getting drawn into a wire. alright, एक तार में हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहलाई जाती है डक्टिलिटी। ओके, अब इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके बाद की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। ये मेलेबल होते हैं। अब मेलेबल का क्या मतलब होता है? देखो, ये देख रहे हो आप लोग, दिवाली पे हम लोग लेकर आते हैं ना चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का, या इस तरीके के बिस्किट्स भी मिलने लग गए मार्केट में चांदी के या सोने के। तो ये क्या है? ये नॉर्मल एक सिंपल मेटल रहा होगा, उस पर हम लोगों ने हैमर से चोट कर करके उसको चपटा बना दिया। क्लियर? इसका मतलब ये मेटल जो होते हैं वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? that they can be hammered and could be converted into sheets। अब अगर मैं इस बर्तन की बात करूं तो ये भी क्या है? मेलेबिलिटी का ही तो एक एग्जाम्पल है। जो हम लोग अपने घरों में टिन शीट लगा लेते हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स लगा लेते हैं, वो भी मेलेबिलिटी का ही एग्जाम्पल है। जी बच्चों, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनसे जो तार जा रहे होते हैं वो भी मेटल की डक्टिलिटी शो करते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सके तो डक्टिलिटी, और अगर हम उसको हैमर करके शीट्स में कन्वर्ट कर सके तो वो कहलाई जाती है मेलेबिलिटी। ओके, अब बड़ी शीट बनाइए या छोटा सा आप एक चांदी का या सोने का बिस्किट बना लीजिए, वो भी मेलेबिलिटी कहलाया जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हीट को भी कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब कि यदि आप किसी मेटल से किसी बिजली के तार को छूते हैं तो उस मेटल में करंट आ जाता है। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे हम बाद में आते हैं, पहले हम हीट की बात करते हैं। ऐसा मान के चलिए कि आपके घर में आप एक छोटे से पैन में मैगी बना रहे हैं। ओके, और इस चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैन में मैगी को अच्छे से स्टर करने के लिए। ओके, अगर आप इस चम्मच को उस पैन में ही छोड़ देते हैं, कौन सा पैन? जिसमें आप मैगी बना रहे हो, जिसको आप लगातार हीट दे रहे हो क्योंकि गैस जल रही है ना, तो धीरे 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 ये पूरी की पूरी जो चम्मच होती है ना वो गर्म होने लग जाती है। और आप जब अचानक से इसको छूते हैं तो आप रियलाइज करते हो ये तो गर्म हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल हीट को कंडक्ट करता है। कंडक्ट करता है मतलब हीट जितनी भी उसको, यहां से मान लीजिए हीट मिल रही है, ये पैन है, पैन में से उसको हीट मिल रही है, तो हीट धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है।
ऑलराइट। और ऐसे पॉइंट तक वो बढ़ती है जहां तक एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं उनका प्रभाव ना हो। इज दैट क्लियर? इसीलिए कभी टिप जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो बाकी का एटमॉस्फेयर होता है ना उसका अपना एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, और जो गैस होती है और पैन में जो उबलता हुआ मैगी है या पानी है या व्हाटएवर जो आप बनाना चाहते हो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक रह रहा है तो यहाँ तक ये हीट अप हो जाता है। ओके, इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एंड ऑल, तो वो आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है? वो एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे ना वो हमारे टर्म्स ही 3rd चैप्टर में दे रखे हैं, तो वो आपको वहां और ज्यादा क्लियर होगा, पर फिर भी मैं यहाँ समझा देती हूँ। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कॉपर वायर भी ले सकती हूँ और मैं एल्यूमिनियम वायर भी ले सकती हूँ। तो फिलहाल मैं एल्यूमिनियम वायर ले लेती हूँ। एल्यूमिनियम वायर तो आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोगों के घरों के पोल सामने जो पोल्स होते हैं उनसे जो वायर्स कनेक्ट हो रहे होते हैं दूसरे पोल तक, वो एल्यूमिनियम वायर होते हैं। अच्छा बच्चों, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ओके, कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी तो इसके लिए बॉदर मत कीजिएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 में ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि वही समझा रखी है। अभी के लिए आप ये समझिए केवल कि इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, ये एकदम फ्री होते हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधे होते हैं अपनी अपनी जगहों पर, या फिर अपने अपने घरों में ही बंधे रह सकते हैं, ऐसे मान के चलिए। ये भी अपने घर में ही कन्फाइंड है, बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का वायर है, मैंने आपको ब्रॉड करके दिखा रखा है। ओके, एल्यूमिनियम के वायर में बहुत सारे ऐसे, ये जो एल्यूमिनियम का वायर है ना बच्चों, ये एटम से मिलके बना हुआ है, कई सारे एटम हैं और हर एक एटम के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी मैं सिर्फ आइडिया के लिए समझा देती हूँ, फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसको एक बैटरी या सेल से ज्वाइन कर दिया। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो पूरी साइड है ना बच्चों, ये पूरी साइड ही पॉजिटिव हो जाती है। ओके, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। ओके, अच्छा, एक उस ये भागने की बात सुनने से पहले एक और चीज समझिए, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, बल्कि ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। ओके, आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मूव करती है, और इलेक्ट्रिसिटी को हम फिजिक्स में आई से शो करते हैं। ऑलराइट बच्चों, क्लियर हो गया? तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कोई भी मेटल? इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पिक करके एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में भाग सकते हैं। सिमिलरली यही केस उस मेटल के साथ होता है, उस चम्मच के साथ या कड़छी के साथ होता है जो आप कढ़ाई में या पैन में डालते हो। वहां पे भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करके मूवमेंट करने लगते हैं, और जहां तक वो मूव करते हैं वहां तक का आपका बर्तन गर्म हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो यही है जो मैंने आपको बताई हैं। ये है हमारी सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टी। ऑलराइट बच्चों, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, शाइन होती है, आवाज करते हैं, सोनरस होती है, वायर में बदल दीजिए डक्टाइल है, मैलेबल है, शीट्स में बदल दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। ठीक, जितने भी मेटल्स आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो ना बच्चों, वो सारे मेटल फॉर्म में ही होते हैं ना। हम लोगों ने ग्लास, चम्मच, कितने सारे अपने सामने एग्जांपल्स देख लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको चाकू से भी काट सकते हो।
ऑलराइट। तो हर जगह पे एक्सेप्शंस होते हैं। सोडियम इज एन एक्सेप्शन। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है। और मर्करी को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आपको कई जगहों पर ऐसा दिखा नहीं मिलेगा, कुछ ही जगहों पर आप देखेंगे। किताबों में तो अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, पर अगर आप देखोगे क्विक लाइट लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि हम मर्करी की बात कर रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, तो मर्करी थर्मोमीटर में यूज होता है। ऑलराइट बच्चों, थर्मोमीटर वही होता है जिससे आप बुखार नापते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी मेटल्स की। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स वो जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो टूट नहीं सकते, किसी से कंबाइन कर सकते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। एलिमेंट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। मेटल्स जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। क्लियर? अच्छा बच्चों, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता दूं मेटल्स की। मेटल्स जो होते हैं ना, अक्सर या तो वो सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, और नहीं तो फिर जो आपका गोल्डन येलो कलर होता है ना, जैसे सोना जिस कलर का होता है, उस कलर के ज्यादातर मेटल्स होते हैं। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स का मेरे पास फिलहाल ये एग्जाम्पल है। समझ गए होंगे ना ये क्या है? कोयला। ओके, तो कोयला किससे बनता है? कोयला बनता है कार्बन से। तो कार्बन क्या हुआ? कार्बन हुआ एक नॉन मेटल। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इज दिस क्लियर? ये भी नॉन मेटल होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉन मेटल कोई सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं। नॉन मेटल्स, अब क्योंकि अगर मैं इसकी ही बात करूं, ये तो अगर आप इसमें कुछ भी बीट करोगे तो आपको ये आवाज नहीं आएगी जैसे इसमें आ रही थी ना मेटल में। तो एक तो ये सोनरस नहीं होते हैं। अगर आवाज करेंगे भी तो थोड़ी सी आवाज करेंगे अपने सॉलिड फॉर्म होने की वजह से। ये कोयला है तो सॉलिड फॉर्म में है इसलिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने आवाज दी तो बाहर तक आवाज जाए। तो सोनरस नहीं होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं, शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, डक्टाइल नहीं होते हैं, आप उनका वायर नहीं बना सकते हैं। दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट ही नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इस चीज को भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में दे रखा है। लेकिन अब इनमें कलर्स की वैरायटीज होती है। जैसे सल्फर येलो कलर का होता है, कार्बन का एक फॉर्म मैंने आपको दिखाई दिया, कोयला जो काले रंग का है। इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है ना? ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्शन की। जैसे मेटल्स के केस में हम लोगों ने पढ़ा ना एक्सेप्शन, ऐसे ही यहाँ नॉन मेटल्स के केस में भी एक्सेप्शन होता है। वो क्या? वो है ग्रेफाइट। बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है ना, हम लोगों ने अभी अभी बोला कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो हमारी पेंसिल होती है ना, इस पेंसिल में ये जो लेड होता है ना, जिसको आप बोलते हो पेंसिल लेड, ये जो लेड है ना, ये ग्रेफाइट का बना होता है। लेड एक केमिकल एलिमेंट भी है, पर ये लेड वो लेड नहीं है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, LEAD लेड वो नहीं है ये। दिस इज पेंसिल का लेड। ओके, ये लेड जो है वो ग्रेफाइट से बनता है, GRAPHITE, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, कुछ पेंसिल्स हमारे ऐसे आते हैं ना जिसमें हम अलग से ऊपर से एक लीड डालते हैं। तो ये जो अगर आप पेंसिल में अलग से जो लेड डालते हो, वो थोड़ा सा भी अगर तार से टच हो जाएगा तो एकदम से आपको करंट लगेगा। तो ये हमारा एक्सेप्शन है। ऑलराइट, तो मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये नॉन सोनरस होते हैं। ऑलराइट, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक, मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, मतलब नॉन है, ठीक है ना? नॉन मैलिएबल होते हैं और लस्ट्रस भी नहीं होते हैं बच्चों। लस्ट्रस मतलब शाइनी नहीं होते हैं, बस हाँ ये है कि इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे एलिमेंट्स
जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे तो नहीं है, लिमिटेड हैं, पर एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड्स के। अब सिलिकॉन क्या है, कंप्यूटर चिप्स होते हैं, कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो सारे सिलिकॉन से बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। ओके, तो ये सारे के सारे मेटलॉइड्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी में इन ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, इनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा कंटेंट आपका। प्योर सब्सटेंसेस के दो कैटेगरी होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, और हम लोगों ने पढ़ लिया एलिमेंट के बारे में। ऑलराइट बच्चों, कंपाउंड के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक के पोर्शन में आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे फ्रीली पूछिए अपने डाउट्स। ऑलराइट, इस लेक्चर में किसी भी तरीके का ट्रबल और किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको सब याद हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अगला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ओके, तो तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए। Up till the time we meet again, take a very good care of yours. God bless you बच्चों, bye bye.